विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि दो रेखा यानी कि दो रेखा का समीकरण दिया रहेगा और दोनों रेखा जिस एंगल पर एक दूसरे को काटता है तो वह कितने डिग्री के कोण पर काटता है, यानी कि दो रेखा के बीच का कोण निकालना सीखेंगे। कल की क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि किसी दिए गए रेखा के समीकरण के माध्यम से उसके समानांतर रेखा कैसे खींचेंगे, समानांतर रेखा का फिर समीकरण कैसे खींचेंगे तथा उस रेखा के लंबवत रेखा फिर खींचना है तो उसका समीकरण कैसे खींचेंगे। ये दोनों चीज़ पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। तो जो बच्चे अगर नहीं देखे हैं तो वो जाकर वहाँ पर ज़रूर देख लें। और आज अब सिखा रहे हैं कि जब दोनों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे। जैसे अगर ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है और ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन ये है, तो समानांतर कहने का तो मतलब हो गया कि दोनों के बीच का 0 डिग्री कोण और लंबवत कहने का मतलब हो गया कि दोनों के बीच का 90 डिग्री कोण। लेकिन आज जो होगा वो नहीं 0 डिग्री इसमें है और नहीं 90 डिग्री है, यानी कि नहीं लंबवत है और नहीं समानांतर है, यानी कि कोई दूसरा दोनों 0 और 90 के अलावा कोई दूसरा कोण बना रहा है। तब इस स्थिति में किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे यही चीज़ आप सीखेंगे। तो देखिए, और जो एंगल बनाता है कोई एक लाइन, तो आपको शुरू के वीडियो में बता दिए हैं कि किसी भी रेखा का जो स्लोप होता है, जैसे अगर कोई रेखा 45 डिग्री है तो 45 डिग्री कहने का मतलब है कि वह x अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाता है। यानी कि अगर ये रेखा x अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ1 और ये रेखा, इसको हम L2 लाइन 2 और इसे लाइन 1 और ये θ1 और जो लाइन 2 है ये θ2 अगर बना रहा है तो ये लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में जो एक्यूट एंगल बन रहा है, जिससे यहाँ भी प्रत्येक दशा में दो कोण बनेगा, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण, लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यून कोण के बारे में। तो ये दोनों के बीच जो है कोण, यही हमें निकालना है। जब दोनों रेखा का समीकरण दिया रहे तब कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर किसी भी रेखा का समीकरण दिया रहे, जैसे 3x + 4y + 5 बराबर 0, तो इसका हम आपसे पूछे कि स्लोप क्या होगा। तो अगर आपको स्लोप इसका पता है तो बताइए, तो टाइप करिए तो कि आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, इस इक्वेशन का स्लोप क्या होगा। हम आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी रेखा का समीकरण है तो उसका स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको बताए थे स्लोप फॉर्म y बराबर mx + c, या फिर आपको बताए थे कि x का जो गुणांक है और y का जो गुणांक से भाग दे देंगे, यानी कि 3/4 और साइन चेंज कर देंगे, यानी कि माइनस x के साथ माइनस लगा देंगे। तो देखिए इस रेखा का स्लोप कितना आया, -3/4, और स्लोप को ही m से सूचित करते हैं और इसे tan थीटा भी यह बतलाता है। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। स्लोप यानी कि m से सूचित करेंगे और इसे tan थीटा भी कहते हैं, यानी कि स्लोप m बराबर tan थीटा। तो देखिए, अगर हम पहले रेखा का स्लोप मान लेते हैं कि m1 है, ये इस रेखा का स्लोप m1 है और ये दूसरी जो रेखा है इसकी स्लोप m2 है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये स्लोप में ही रिलेशन होगा। तो आप ज्योमेट्री बहुत 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप ये बता सकते हैं मुझे कि ये जो है θ1 है और ये जो है θ2 है, तो ये जो एंगल होगा दोनों के बीच, ये θ1 और θ2 में रिलेशन बताना है। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यानी कि जो θ2 है वो θ1 से बड़ा है। ये ग्राफ में क्लियर दिख रहा है। तो हमें ये बताएं तो कि ये क्या होगा। ये ज्योमेट्री में आप अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं कि ये एंगल क्या होगा और हमें यही एंगल फाइंड करना है। जब प्रश्न में दो
समीकरण का इक्वेशन दे दे, 2 लाइन का इक्वेशन समीकरण दे दे, तो पूछे कि बताइए कि ये अब दोनों रेखा के बीच के क्या कोण है, तो यही कोण पूछ रहा है, तो उसे हम लोग स्लोप फॉर्म में निकालना सीखेंगे। अभी हम फार्मूला पर चर्चा अब करेंगे, उसके बाद कुछ सवाल देकर आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। तो देखिए जो भी बता दिए ठीक, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा कर दें कि ये जो ट्रिंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये ट्रिंगल हम इस तरह से फॉर्मेशन कर दिए। ये एंगल हम अगर 80 मान लेते हैं, ये 60 मान लेते हैं, ये 80 और ये 60, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180। तो ये जो एंगल होगा 60 और 80 140, ये भी कितना 40, और किसी एक लाइन पर 180 डिग्री होता है, तो इधर वाला जब 40 हो गया तो ये भी कितना हो गया 140। या फिर इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के ये जो बहिष्ठ कोण है अंतः 2 सुदूर कोणों का योग के बराबर होता है, यानी कि 80 और 60 140। अगर हम इस अब 80 को मिटा दें, ध्यान से समझिएगा, अगर इस 80 को मिटा दें तो यही ना आपका जो फिगर में है θ1 है, और ये क्या है θ2। तो 140 में से अगर 60 घटाइएगा तो आपका क्या आएगा 80, यानी कि ये जो एंगल है ये θ2 अगर इसे माने हैं और ये θ1 है, तो यही आपका हो गया θ2 माइनस θ1, यानी कि 80 डिग्री। तो यहाँ ये समझाने का मेरा मकसद यही है कि जो 2 रेखा के बीच का जो कोण बना, तो पहले का θ1 है, दूसरे का θ2 है, तो जो भी कोण बनेगा θ1 माइनस θ2, अब जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटा घटा लेंगे। यहाँ पर θ2 बड़ा है, θ1 छोटा है, इसलिए जो कोण हमें निकालना है वह कोण है θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1। और जो स्लोप होता है उसे हम लोग m से सूचित करते हैं और जिसे tan थीटा के रूप में भी लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और बात, अगर आपको फार्मूला एक पता है तो अच्छी बात, और नहीं पता है तो आप आज से याद रखेंगे। हमको तो tan θ2 माइनस tan θ1 ही निकालना है, हम इसे θ1 माइनस θ2 भी ले लें। तो अगर इसमें tan लगा दें तो tan θ1 माइनस θ2 का फॉर्मूला होता है tan, इसे a और b मानेंगे तो tan a माइनस b, tan a माइनस tan b, यानी कि tan θ1 माइनस tan θ2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। ये फार्मूला है जो आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, या फिर क्लास 10th में जो भी बच्चे एडवांस गणित पढ़े होंगे उनको ये पता होगा। नहीं भी पता है तो ये आप जान लें कि tan θ1 माइनस θ2 का क्या फार्मूला होता है। तो tan θ1 माइनस tan θ2 बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। अब आपको बता दें यही ना एंगल हमें पता करना है। अगर tan θ1 हो गया, यानी कि अब इसे हम स्लोप 1 कहें, और tan θ2 हो गया, इसे स्लोप 2 कहें, और ये आपका हो गया 1 प्लस m1 इंटू m2, और यही आपका हो गया 2 लाइनों के बीच का सूत्र m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी कि 2 रेखा का समीकरण दिया रहेगा तो दोनों का पहले स्लोप निकालेंगे, और इस फार्मूला पर अगर आप सेट कर दिए, यानी कि पहले का स्लोप घटाओ दूसरे का स्लोप बटा 1 प्लस पहले का स्लोप गुने दूसरे का स्लोप, तो जो भी मान आएगा दोनों रेखा के ठीक बीच का कोण होगा। चलिए, और हम अब यहाँ पर कल आपको कल के वीडियो में चर्चा किए थे कि अगर 2 रेखा समानांतर है तो m1 और m2 में क्या रिलेशन था, आपका दोनों बराबर था, 4 पैरेलल, और 4 परपेंडिकुलर क्या था, तो m1 इंटू m2 बराबर -1। तो चलिए इस फार्मूला के सहायता से दिखा देते हैं कि वो कैसे आया था, इसके बाद हम सवाल पर प्रैक्टिस करवाते हैं। तो समानांतर के केस में देखते हैं कि θ2 माइनस θ1, तो समानांतर जब होगा तो दोनों का स्लोप क्या होगा, एक समान होगा, यानी कि
थीटा 2 और थीटा 1 दोनों आपस में बराबर होगा तो ये दोनों का अंतर क्या होगा, 0, यानी कि हम लिख सकते हैं tan 0 बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, और tan 0 का मान क्या होता है, 0, और 0 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली 0 हो जाएगा। तो आपका अंततः आएगा m1 माइनस m2 बराबर 0, यानी कि m1 बराबर m2। तो इस तरह से 4 पैरेलल यानी समानांतर के लिए m1 बराबर m2 जो कि कल बताए भी थे, और m1 इंटू m2 बराबर -1 कैसे होता है ये भी आप देख लें। 4 परपेंडिकुलर, तो ये जो होगा दोनों का अंतर परपेंडिकुलर तब होगा जब दोनों का अंतर क्या होगा, 90 डिग्री। तो tan 90, और tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, तो इसे 1/0 लिखेंगे, और ये आपका बराबर होगा m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 के। तो ये देखिए 0 से इसे गुना करेंगे तो 0 आपका आ जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0, यानी कि m1 इंटू m2 बराबर -1। तो ये परीक्षा में डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है कि समानांतर के लिए स्लोप में क्या रिलेशन है और परपेंडिकुलर के लिए यानी कि लंबवत के लिए दोनों स्लोप में क्या रिलेशन है। तो समानांतर के लिए m1 बराबर m2, जबकि लंबवत के लिए m1 इंटू m2 बराबर -1। इतना आसान सा सवाल पूछा जाता है। आप ये दोनों चीज़ को बहुत मतलब ध्यान से याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब सवाल हम शुरू करते हैं। अब आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न है कि 7x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दो रेखा का समीकरण दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि ये ना ही पैरेलल है दोनों और ना ही परपेंडिकुलर है। चूंकि पैरेलल रहता तो दोनों का एक्स वाई का कोफिशिएंट एक समान होता, और परपेंडिकुलर होता तो एक्स वाई का कोफिशिएंट चेंज होता और एक का साइन चेंज होता। लेकिन यहाँ पर नहीं सेम है और नहीं साइन चेंज है, तो ये ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है। तो दोनों का बीच का जो न्यून कोण होगा, जैसे अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो एक दोनों के बीच का ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, तो एक जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा, और दूसरा जो होगा वो अधिक कोण होगा। तो प्रश्न जो है दोनों तरह से पूछता है कि न्यून कोण ज्ञात करें या अधिक कोण ज्ञात करें। आप हमेशा एक कोण कभी ज्ञात करें, न्यून कोण ज्ञात करें, और 180 में से उसे घटा देंगे तो वो आपका अधिक कोण आ जाएगा। खैर, इस सवाल का अगर आपको जवाब पता है या बना सकते हैं तो जरूर दें। हम 30 सेकंड का समय इसके लिए आपको दे रहे हैं। बहुत ही आसान सवाल है और आपको 30 सेकंड का समय दिए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 से 3 लेक्चर आपको और चलेगा, और कुल मिलाकर लगभग 15 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर ये आप 15 लेक्चर भी कंप्लीट कर लिए तो इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल नहीं आना चाहिए। यानी कि जितना जो संभव है, जितना जो संभावना बन रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल आने का, वो सारे चीज़ हमने डील कर लिए। अगर आप लेक्चर 1 से लेकर और जो लेटेस्ट आपका लेक्चर हुआ सभी अगर कंप्लीट कर लेते हैं, 2 या 3 लेक्चर और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देंगे, अगर सभी कंप्लीट कर लें और आप कोऑर्डिनेट का एक अलग कॉपी बना लें और शुरू से देखेंगे तो आपका एकदम बेसिक टू हाई चल रहे हैं। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट का ही शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस को ही घर बदल दें, यानी कि आपका नौकरी लग गया, घर बदल लिए, तो अब आपका किसी खास जगह से डिस्टेंस क्या है, ये चीज़ की चर्चा करना है कल की क्लास में। यानी हेडिंग होगा शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस। खैर, पहले हम इस सवाल पर चर्चा कर लें, देखिए क्या इसका आंसर होगा। तो अभी देखें कि दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसके लिए फार्मूला क्या दिए कि m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, यही ना फार्मूला है। और m1 m2 क्या है ये तो आपको पता है कि m1 जो है पहले रेखा का स्लोप है, m2 जो है दूसरे रेखा के स्लोप है। आप शुरू से वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। m1 तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो आपको ये भी बताया गया है कि x का जो गुणांक है
वो 7 और जो y का गुणांक है यानी कि -4 ये लिख देने के लिए और इसके पहले माइनस लगा दें, यानी कि y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस यानी कि m1 के जो मान आया 7/4। उसी तरह से m2 का मान निकालिएगा तो ये आपका मान आ जाएगा 3/11। तो इस दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, m1 निकल गया और m2 निकल गया। तो इस पे आप फार्मूला पर सेट करेंगे। ये जो आपका प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, m1 बड़ा और m2 छोटा, तो एक से एक्यूट एंगल निकलेगा और एक से ऑब्ट्यूज एंगल निकलेगा, यानी कि न्यून कोण और अधिक कोण। आप घबराएंगे नहीं कि ये माइनस में आ गया और ये प्लस में हो गया। चलिए, तो m1 के जगह 7/4 -3/11 अब बटा 1 प्लस 7/4 गुने 3/11। तो 11 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 44 और आपका 4 से 11 बार में तो 11 सत्ते 77 और 11 से 4 बार में तो 4 12। उसी तरह से फिर 11 4 का यहाँ पर 44 और ये 44 प्लस 21, तो ये 44 कैंसिल हो गया। और देखिए 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 1 गया 6 और ये 44 21 भी जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 65 और 65 कैंसिल होकर क्या आया 1, यानी कि ये आपका दोनों के बीच के एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। तो tan थीटा बराबर आपका क्या आ गया 1। तो tan थीटा का मान जब 1 आ गया, आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि tan θ2 माइनस θ1, यही ना दोनों के बीच का एंगल था, इसका मान क्या है 1 और इसी का मान ना निकालना है। तो ये आपका अगर m1 m2 के जगह लिख देते m2 m1 के जगह तो वो माइनस में आ जाता, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम प्लस वाला ही लेके चले तो tan के किस एंगल पर न्यून कोण होना चाहिए उसका मान 1 होता है, तो वो आपका होता है tan 45 डिग्री पर। तो दोनों का बीच का जो एंगल हुआ वो कितना हुआ 45 डिग्री। और अगर यही प्रश्न में कुछ भी चेंज ना करके केवल ये न्यून के जगह अधिक कह देता, अधिक कोण, तो आपको पता है कि अधिक कोण किसे कहेंगे, 90 डिग्री से जो ज़्यादा होगा उसे अधिक कोण कहेंगे। यानी कि इसमें से 180 में से 45 अगर घटा लें तो ये 135 जो आएगा वो दोनों के बीच का अधिक कोण हुआ, और अगर केवल 45 लें तो दोनों के बीच का न्यून कोण होगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह का आप अब बना लेंगे। और हाँ, एक और बात, अगर यहाँ तो आ गया tan θ2 माइनस θ1 इक्वल टू 1, अगर ये 1 नहीं आकर आ जाता 4, तब तो आप नहीं जानते हैं कि tan के किस वैल्यू पर 4 होता है। तो इसे निकालने के लिए एंगल पूछ देगा प्रश्न में, तो ये tan उधर जाके इन्वर्स में हो जाएगा tan इन्वर्स 4। ये भी आपका क्या है एंगल है। आप वो जो 1 था उसको tan इन्वर्स 1 भी लिख सकते हैं, 45 के बदला में tan इन्वर्स 1 भी लिख सकते हैं। यही आपका कितना है 45 डिग्री भी है। यह हम इसलिए बता रहे हैं चूँकि एग्जाम में 45 नहीं देकर आपका ऑप्शन रहेगा tan इन्वर्स 1, tan इन्वर्स 2, tan इन्वर्स 3, tan इन्वर्स 4। तो इससे कन्फ्यूजन मत होइएगा कि मेरा तो आंसर आया 45 डिग्री और ऑप्शन में तो है tan इन्वर्स 1। तो tan इन्वर्स 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरह से ये आप कंसेप्ट समझ गए। अब अब ज़्यादा इस पर सवाल नहीं बताएंगे, आप लोग किसी भी बुक बनाइएगा तो इस तरह का सवाल आएगा तो वहाँ बना लेंगे। अब एक और कंसेप्ट आपको बताते हैं, ये आप लोग उम्मीद करते हैं कि इसे जानते होंगे कि कब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब 0 होगा, कब 1 होगा, कब इनफाइनाइट होगा। यही 3 कंडीशन आपको बता रहे हैं। यानी कि 2 सरल रेखा का समीकरण होगा, दोनों के बीच 0 यानी कि कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का मतलब क्या कि दोनों पैरेलल हो।
एक हल होने का मतलब क्या कि वो पैरेलल नहीं है, कहीं ना कहीं कट कर रहा है, और कोई भी दो रेखा एक ही जगह कट करती है, यानी कि इसे अद्वितीय हल भी कहेंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने का मतलब क्या कि वह एक दूसरे पर ओवरलैप है। तो चलिए इस तीनों का कंडीशन बता देते हैं, ये याद रखेंगे, एक छोटा सा ये टॉपिक है, एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछता है कि 2 समीकरण दे देता है और 4 कंडीशन दे देता है कि बताइए कि इनफाइनाइट यदि हल होगा तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो देखिए ये आपको 3 कंडीशन यहां पर है कि जब दो रेखा एक दूसरे को कट कर दे, ये इस तरह से और इस तरह से अगर गुजरे तो केवल एक ही जगह है जहां पर ये कट करेगा, यानी कि इस स्थिति में वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, इसे अद्वितीय हल भी कहेंगे। तो ये कब होगा, तो जब कट करेगा, यानी कि दोनों का झुकाव अलग अलग होगा, तो क्या क्या बराबर होगा, क्या क्या बराबर नहीं होगा, एग्जाम में यही पूछता है। तो सबसे पहली बात कि जो कट कर दिया यानी कि उसका स्लोप बराबर नहीं है, तो m1 बराबर m2 कभी नहीं होगा। तो ये याद रखें कि जब एक हल होगा तो m1 और m2 कभी बराबर नहीं होगा। आपका एग्जाम में इस तरह के प्रश्न दे चुका है कि दो रेखा का, यानी कि दो रेखा का अगर अद्वितीय हल है तो वो क्या उसका स्लोप बराबर होगा, तो नहीं। अगर अद्वितीय हल है यानी कि कहीं नहीं वो कट किया है, और अगर कट किया है तो दोनों का स्लोप बराबर नहीं है। अगर एक स्लोप बराबर रहता तो वो कट कभी नहीं करता। तो चलिए, और एक तो ये रिलेशन हो गया, और दूसरा है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये भी आपका बराबर नहीं होगा। तो ये है अद्वितीय हल वन सॉल्यूशन के लिए। अब नो सॉल्यूशन, देखिए समानांतर और ओवरलैपिंग में क्या अंतर है कि इसका स्लोप बराबर होगा तभी तो एक दूसरे को नहीं कट कर रहा है, और ये ओवरलैप है तो इसका भी स्लोप दोनों के क्या होगा, बराबर है। यानी कि जितना, चूंकि उसी पर है तो जो एक्स एक्सिस से जो पहली लाइन जितना झुका हुआ है दूसरी लाइन भी एक्स अक्ष से उतना ही झुका हुआ है, चूंकि वो उसी पर ओवरलैप है। तो इस स्थिति में यानी कि कोई भी हल नहीं होगा इसमें, तो कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि m1 बराबर m2 और a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। आप देखें कि समानांतर रेखा का जब समीकरण निकालें तो x और y का गुणांक दोनों एक समान होता था, जबकि कांस्टेंट क्या होता था, बदल जाता था, यानी कि 3x + 4y + 5 बराबर 0। और इसी के कोई और समानांतर रेखा का समीकरण तो 3x + 4y तो होगा, लेकिन अब 5 के बदले 11 हो जाएगा। अगर उसमें भी 5 ही कर दें तब वह ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि c1/c2 भी बराबर हो जाएगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि अगर एक हल होगा तो m1, देखिए स्लोप बराबर केवल नहीं होगा जब एक हल होगा, बाकी दोनों स्थिति में स्लोप बराबर है, m1 बराबर m2 इसमें भी और m1 बराबर m2 उसमें भी। और अगर एक सॉल्यूशन होगा तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने के केस में c1/c2 केवल बराबर नहीं होगा। अगर ये भी बराबर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग का केस हो गया। तो अब आज की सेशन इतना ही समाप्त करते हैं, और कल की क्लास सबसे महत्वपूर्ण होगा, और 2 क्लास और आपका लेंगे कोऑर्डिनेट का, और शुरू से लेकर अंत तक अगर कोऑर्डिनेट का आप नोट्स बना लिए तो किसी भी एग्जाम में जितना जो संभावित प्रश्न था और जितना जो कंसेप्ट है वो आपको बता दिया गया। रेलवे के लिए स्पेशल या फिर बैंकिंग हो गया, एसएससी, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं देखा जाता है जनरली। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। और कल की क्लास शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, यानी कि अक्ष को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह उठाकर रख दें तब किसी चीज़ की स्थिति क्या होगा। तो अब हम समाप्त करते हैं क्लास। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।